केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज 90,000 मतदाता करेंगे 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। कौशल विकास कॉन्क्लेव का शुभारंभ, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के दिए जाएंगे टिप्स। सीएम बोले, हम रोजगार देने में सबसे अव्वल। आज शीतकाल के लिए बंद होंगे महामंडलेश्वर मंदिर के कपाट। रात्रि प्रवास को गोंडार गांव पहुंचेगी डोली। अभी तक 17,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं। हरिद्वार में जंगल सफारी का बढ़ा क्रेज। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज के गेट खुलते अधिकांश स्लॉट बुक। 70% सैलानी जंगल सफारी के लिए टिकट बुकिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, अगले कुछ दिन मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। 20 से 22 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट। चिन्यालीस और हवाई अड्डे पर वायुसेना का अभ्यास शुरू। AN-32 विमान ने की लैंडिंग और टेक ऑफ अभ्यास 28 नवंबर तक प्रस्तावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ। और खबर की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। केदारनाथ विश्व उपचुनाव के लिए मतदान आज। भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। 90,000 से ज्यादा मतदाता चुनेंगे विधायक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। 90,000 से ज्यादा मतदाता चुनेंगे विधायक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। केदारनाथ विश्व उपचुनाव के लिए मतदान आज। भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। 90,000 से ज्यादा मतदाता चुनेंगे विधायक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। केदारनाथ विश्व उपचुनाव के लिए आज होगा मतदान। भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। 90,000 से ज्यादा मतदाता चुनेंगे विधायक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। केदारनाथ विश्व उपचुनाव के लिए मतदान आज होना है। भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां देव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल ने 21,230 छात्र छात्राओं को डिग्री, 81 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बहुत सौभाग्य का दिन था कि आज STS यूनिवर्सिटी की 5वीं कॉन्वोकेशन थी और आज के दिन के अंदर में 21,000 से ज़्यादा छात्रों ने डिग्री हासिल की और 81 ने को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 81 में से 63 हमारी बेटियां थी। आज हमने सबने इकट्ठा मिलकर कई संकल्प लिए हैं। हमारे जो राष्ट्र के सपने हैं 2047 के, जो पूरे राष्ट्र ने, पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने लिए हैं कि आज एक अवसर था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राज्य स्थापना दिवस के अंदर में जो 9 आग्रह किए थे, उन्होंने तो आग्रह किए थे, लेकिन हमारे लिए एक संकल्प और किस प्रकार हम उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। वहीं नैनीताल में एडीबी के कार्यों में मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सीडीओ ने विभागीय अधिकारियों के साथ एसटीपी और मॉल रोड में सीवर लाइन का निरीक्षण किया। सीडीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि माल रोड पर सीवर के ओवरफ्लो होने की लगातार शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां सामने आई हैं
उसकी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। एसटीपी और नैनीताल में सिविल लाइन का आपने निरीक्षण किया है। क्या निरीक्षण है और क्या अनियमितताएं पाई गई हैं इसमें? इसमें लगातार कंप्लेन आ रही थी कि एडीबी का जो काम हो रहा है उसमें समस्याएं हैं, जिसकी वजह से माल रोड पे ओवरफ्लो हो रहा है सीवर का। तो उसी संबंध में यहाँ से लेकर रूसी बाईपास और पटवा डांगर तक पूरी लाइन का निरीक्षण किया गया है और जो भी समस्याएँ वहाँ पे क्षेत्र में आई है उस संबंध में एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। वहीं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के तत्वाधान में बागेश्वर में भी विश्व शौचालय दिवस का आयोजन किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भट्टगाई ने जिले के ग्राम प्रधानों और समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया है। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई का कहना है कि बागेश्वर जिला शौचालय निर्माण में अव्वल नंबर पर है। स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह के रूप में एक हफ्ते तक स्वच्छता अभियान प्रशासनिक रूप से कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वच्छता को व्यवहारिकता में लाना बहुत आवश्यक है। बागेश्वर के शहरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत के लिए नगर पालिका बागेश्वर को आदेशित किया गया है। है तो उसी के उपलक्ष्य में एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगणों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, सम्मानित ग्राम प्रधानगणों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। तो उसमें सभी को ये दिखाया गया है, यही बताया गया है कि शौचालयों का जो हमारा निर्माण हुआ है ODF फ्री है हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जो शौचालय हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, उनको और अधिक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ विकसित किया जाए और कहीं पे अगर डिफंक्ट शौचालय हैं तो उनको भी ऐसी स्थिति में लाया जाए कि वो पूरी तरीके से सस्टेनेबल रहें। और साथ ही साथ जो हमारे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए, जहाँ पर भी अगर उनका निर्माण हो रहा है या अभी कहीं पे वो डिफंक्ट हैं तो उनको पूरी तरह से फंक्शनल स्थिति में लाया जाए। और साथ ही साथ वहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है और भी चीज़ें हैं उनको भी सुनिश्चित किया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केदारनाथ उपचुनाव के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 2024 को समाप्त हो गया। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के बाद बद्रीनाथ धाम की कपाट भी बंद हो गए हैं। इस वर्ष की चार धाम यात्रा से सरकार की उम्मीद थी कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता दें कि इस वर्ष की चार धाम यात्रा में करीब 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2023 की यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए थे। इस लिहाजा से देखें तो करीब 12 लाख श्रद्धालुओं की कमी आई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को सकुशल चलाने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नकारात्मक यात्रा के प्रचार से देश विदेश के श्रद्धालुओं में गलत संदेश गया, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में सरकार की भव्य तैयारियों के दावे के बावजूद राज्य की चारधाम यात्रा 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। एक ओर जहां सरकार इस वर्ष की यात्रा में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटने का दावा कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा वर्ष की चारधाम यात्रा 2023 और 2022 से भी कम रही। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2023 की चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड 56 लाख, जबकि 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा में दर्शन किए। वहीं मौजूदा वर्ष की चारधाम यात्रा में मात्र 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ही चार धामों के दर्शन किए हैं। वहीं रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की गिरावट पर सियासत भी अब गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को सकुशल चलाने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नकारात्मक यात्रा के प्रचार से देश विदेश के श्रद्धालुओं में गलत संदेश गया है। देखिए इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ एक बड़ा अजीब सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया। उन्होंने वहाँ से यात्रा डेलिबरेटली यात्रा डाइवर्ट करने की बात किया, कोशिश किया है।
उन्होंने कुछ हेली टैक्सी शुरू करने की कोशिश की है, वो यहाँ या देहरादून या हरिद्वार से जाएगी। बड़े बड़े सेठ उसमें पैसा कमाएंगे, बड़े बड़े सेठ जाएंगे, तो जो लोकल लोग वहाँ कमाई करता था वो साधन उनके बंद हो गए हैं। उसको लेके भी लोगों में बहुत बड़ा रोष है। नहीं, निश्चित रूप से पड़ा है। जब आप इस तरह के नारे दे रहे हो कि केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ, तो केदारनाथ क्या, केदारनाथ तो भगवान तो सबको प्रतिष्ठा देने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब उन्होंने कही हूं तो उससे नकारात्मक प्रभाव तो यात्रा पर पड़ता ही है। आपको बता दें कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। शुरुआती 21 दिनों में ही रिकॉर्ड श्रद्धालु भी चार धामों के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन इसके बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या घटने लगी। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने, चारधाम यात्रा मार्गों पर लैंडस्लाइडिंग, आपदा के साथ ही श्रद्धालुओं की सीमित संख्या की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चारधाम यात्रा को चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को शीतकाल में भी चारधाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा में लोगों की संख्या को सीमित करने के फैसले का भी विरोध किया है। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। निश्चित हो सकता है। देखिए, एक जो भ्रांति है कि बद्रीनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, एक भ्रम यह है कि इनके पट बंद होते हैं और जब पट बंद हो जाते हैं तो इनकी पूजा अर्चना भी बंद हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। शीतकाल में ये देवी देवता अपने दूसरे स्थानों पर आ जाते हैं और वहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ पर पूजा अर्चना इनकी जारी रहती है। यमुनोत्री जी हों, गंगोत्री जी हों, केदार बाबा हों, बद्रीनाथ जी हों, सब लोग अपने शीतकालीन स्थल पे आते हैं और वहाँ पर इनकी बाकायदा पूजा अर्चना और जिस प्रकार से नित्य नियम होता है वो सब होता है। तो जिन स्थानों पर ये शीतकाल में आते हैं तो उन स्थानों पर यात्रा चल सकती है। नहीं, बहुत अच्छा शंकराचार्य जी का जो विचार है वो बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से यदि चारधाम यात्रा शीतकाल में भी हो तो उसका फ़ायदा मिलेगा पूरी जगह और सबको दर्शन करने का समय भी उपलब्ध हो जाएगा और जो बर्डन केवल ग्रीष्म काल में होता है वो थोड़ा और कम भी हो सकता है। तो सरकार यदि इस पर विचार करती तो स्वागत योग्य कदम होगा और निश्चित रूप से इससे सभी को फ़ायदा मिलेगा। यात्रियों को भी जो यात्रा करना चाहते हैं शीतकाल में भी आए। शीतकाल का मतलब यही नहीं होता कि केवल नवंबर दिसंबर तक भी मौसम सही रहता है और जो जहाँ पर पूजा होनी है वो थोड़ा सी नीचे जगह आ जाती है। देखिए, धर्म की औलख जगाने वाले सभी हमारे जितने भी स्वामी हैं और स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से जो शीतकालीन चार धाम यात्रा की मांग की है, देखिए सरकार इसका संज्ञान लेगी और बहुत ही अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जो जितने भी चार धाम के जो सिद्ध पीठ में चले जाते हैं वहाँ पे भी उनकी यात्रा जो है उसी निरंतरता से चलनी चाहिए। तो एक अच्छा सुझाव है और उन्होंने ये भी कहा है कि केदार घाटी में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में भी जो गौ माता की रक्षा करता हो, जो हमारे हिंदुत्व की औलख जगा रहे हैं, उनको वोट कीजिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिकी का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश के चारधाम यात्रा से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। वहीं अब इस गिरावट के पीछे राजनीतिक दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इस बीच अब शीतकाल में भी चारधाम यात्रा को सुचारू रखने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की मांग को पूरा करेगी? क्या राज्य सरकार साल भर यात्रा चलाने के लिए तैयार है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
वहीं नैनीताल में क्रिसमस और नए साल को लेकर हिल स्टेशन में होटल कारोबारियों ने पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी है। ताल में शेरवानी होटल समेत अन्य होटलों ने क्रिसमस को लेकर स्पेशल केक बनाने शुरू कर दिए हैं। ये सारी तैयारी क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों को विशेष केक खिलाने के लिए की जा रही है। शेरवानी होटल के जीएम ने बताया कि क्रिसमस से 45 दिन पहले केक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसे क्रिसमस के लिए विशेष प्लम केक बनाया जाता है। क्रिसमस के लिए विशेष रूप से बनने वाले केक में काजू, अखरोट, किशमिश, सूखे मेवे और 12 तरह की वाइन और रस और रम मिलाई जाती है, जिससे पर्यटकों के लिए विशेष प्लम केक तैयार होता है। हमेशा से ही 31 का रुझान सबसे बेस्ट रहा है नैनीताल शहर के लिए। इस बार भी हम सोचते हैं कि सोल्ड आउट ही रहेगा पूरा शहर। और ये जो हमने अभी केक मिक्सिंग सेरेमनी की है, इट्स स्टार्टिंग ऑफ द क्रिसमस सीज़न। और प्लस एक रिचुअल भी है कि इतना पहले स्टार्ट करने से जो केक में फ्लेवर और रिचनेस आती है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिसमस पे केक ही होता है। तो इट इज़ लाइक दैट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। नैनीताल शहर अपने आप में ही एक जाना माना और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। तो जो हमारे गेस्ट हमारे होटल में आएंगे उनको यहाँ ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं। प्लस हम 31 में और 30th को भी कुमाऊनी व्यंजन का मतलब हमारे मेन्यू का पार्ट होगा। वहीं सीडीओ बागेश्वर आरसी तिवारी ने कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारियों और अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के बाद सीडीओ आरसी तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार के आदेशों के तहत समय समय पर जिला स्तरीय विभागों का औचक निरीक्षण किया जाता है। विकास भवन में किए गए औचक निरीक्षण में सीडीओ बागेश्वर ने पाया कि अधिकारी वर्ग छुट्टियों के आदी हो गए हैं। कार्य दिवस पर कार्यालयों में उपस्थित रहने से अधिकारी वर्ग कतरा रहे हैं। सीडीओ बागेश्वर लापरवाह अधिकारियों को 3 मौके के बाद दंडात्मक कार्रवाई का फैसला किया है। ऐसा है, देखिए, इसमें सुशासन की दृष्टि से राज्य सरकार के भी आदेश हैं कि समय समय पर जिलाधिकारी और सीडीओ के स्तर से अधिकारियों की उपस्थिति की, कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच होनी चाहिए। सामान्य तौर पर मैंने यहाँ देखा है कि लोग 2-3 दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो अधिकारी चले जाते हैं और सोमवार को फिर लेट आते हैं या दिन भर नहीं आते हैं। तो उसी के दृष्टिगत मैंने कल सबसे पहले लघु सिंचाई दफ्तर को चेक किया था ठीक 10 बजे। वहाँ मुझे करीब 8 लोग वहाँ टोटल हैं, उसमें से 6 लोग एब्सेंट थे। जो प्रभारी सहायक अभियंता वो खुद ही जो है नदारत थी वहाँ। इसी तरह से फिर विकास भवन में जब मैंने चेक किया तो यहाँ भी 20-25 लोग मुझे अनधिकृत रूप से जो है एब्सेंट मिले। और जैसे सीनियर अधिकारी हैं, एक्शन RWD गायब। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट कर एकल पीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 दिसंबर की तिथि नियत की है। अवमान्य याचिका ये कुंदन सिंह की जो जनहित याचिका थी और जो 12/11/2018 का ऑर्डर था माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ का, उसके परिपालन के संबंध में उपनल संविदा कर्मचारी यूनियन हल्द्वानी उसके द्वारा उसके प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा द्वारा एक मान्य याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया कि जो कुंदन सिंह का जो निर्णय आया है उस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। अतः वो जजमेंट प्रभावी हो गया, परंतु इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए गए हैं।
एडीएम पौड़ी इलागिरी की अध्यक्षता में कोटद्वार तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सभागार में आयोजित हुए इस दिवस पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही फरियादियों ने भी हिस्सा लिया। तहसील दिवस पर समाज कल्याण, पेयजल, सड़क, विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतें सामने आई, जिस पर एडीएम इलागिरी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर इन शिकायतों के निराकरण के आदेश दिए। इसमें ज़्यादातर कुछ कोर्ट के केस थे, कुछ अतिक्रमण के थे और कुछ निरीक्षण से संबंधित थे, जिनका जिससे खो नदी में पानी आदि की समस्या के थे। उसमें तो एसडीएम और नगर आयुक्त कोटद्वार जो हैं वो कल तक रिपोर्ट दे देंगे। तो और कुछ समाज कल्याण के वृद्धावस्था पेंशन के थे और कुछ मामले जो थे हमारे इससे संबंधित थे, जिसमें कि अतिक्रमण से, तो अतिक्रमण पे तो कार्रवाई चल रही है। तो इस प्रकार लगभग सारी समस्याओं का निदान 1 हफ्ते में हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर रुड़की से है, जहां महिला की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। गर्भवती महिला को लेकर परिजन सुबह अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया था और महिला की मौत के बाद परिजनों को बिना बताए एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजा जा रहा था। परिजनों ने जब महिला को देखा तो सांसें नहीं चल रही थी। परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। वहीं डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल से फरार हो गए। गगनगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पौड़ी पुलिस ने धोखाधड़ी कर राजस्थान में छुपे 5000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शातिर अपराधी कई लोगों से अब तक करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर चुका है। वादिनी प्रियंका रावत निवासी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन टेलीग्राम व व्हाट्सएप के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर कम समय में दोगुना करने के नाम पर 8,87,000 रुपए की ठगी की है। जिस संबंध में कोतवाली कोटद्वार ने अज्ञात पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। आमजन से हो रही इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह काफी गंभीर है। पुलिस टीम के अथक प्रयासों से अभियुक्त मांगीलाल को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के बैंक खाते में कई लोगों से साइबर धोखाधड़ी से संबंधित पिछले 1 माह में लगभग 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हम लोगों ने ये जांच में पाया कि एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के नाम पर ये टिप्स देते हैं, एडवाइसेस देते हैं और जिसके एवज में ये लोगों से पैसे लेते हैं और इनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए इसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस की जब डिटेल्स देखी तो पिछले 1 माह में ये कई लोगों से लगभग 4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इसके बैंक अकाउंट में हुई थी। और हमारे जो शिकायतकर्ता हैं इनसे भी
इस अभियुक्त के द्वारा पैसा लिया गया था, जिस पे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए टीम्स को रवाना किया और इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।